टेक्निकल त्रुटि जो है वो इस चुनाव में नहीं हुई है। मतगणना को लेकर भी बहुत माकूल इंतजाम किए गए। देखिए, इंदौर में प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मतदान के दिन छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरा मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतगणना के लिए, क्योंकि मतदान शांतिपूर्ण हो जाए तो प्रशासन बड़ी राहत से की सांस लेता, राजनीतिक दलों के लिए भी एक अच्छा माना जाता है। और इंदौर का चुनाव बहुत ही सौहार्द के माहौल में लड़ा गया। इंदौर की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है, शालीन राजनीति है, सौहार्द की राजनीति है, वो लड़ा गया। मतगणना भी बहुत इम्पोर्टेंट, और जैसा आपने कहा कि सीमित लोग रहते हैं लेकिन बहुत उत्साह उन लोगों के बीच में रहता। तो मतगणना को लेकर भी जो प्रशासन ने पिछले 4-5 दिनों में सारे बंदोबस्त किए हैं, मतगणना को लेकर भी वो जो है वो बिल्कुल इसी दिशा में है कि मतगणना भी शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। पर प्रशंसा करनी होगी जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों की, क्योंकि बारिश के इस मौसम में वो व्यवस्थाएं करना हमने देखा। मतगणना के लिए जो मतदान के लिए सामग्री वितरण हुआ था उस दिन भारी बारिश हुई थी, और भारी बारिश के बीच जो है वो बिना किसी उस परेशानी के सामग्री वितरण हुआ था। देखिए, प्रशासन को अंदेशा था कि बारिश हो सकती है, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, डोम बनवाया, वाटरप्रूफ टेंट लगवाया। उसी का नतीजा था कि भारी बारिश के बावजूद बहुत ही शांति से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मतदान सामग्री का वितरण हो गया। वाहन, जब से सेंट्रल जिमखाना ग्राउंड बना, वाहनों को इस क्षेत्र में खड़ा करना बड़ी समस्या, उसके लिए एक व्यवस्थित प्लानिंग की गई। तो अपने वाहन तक लोग समय पर, पोलिंग पार्टीज पहुंच गई, समय पर रवाना हो गई। जो पोलिंग सेंटर्स थे जहां पे ऐसा लग रहा था बारिश के कारण प्रभावित हो सकते, भारी वर्षा के कारण, उन्हें इन वक्त पे बदला गया, वहां पे माकूल इंतजाम किए। तो प्रशासन के इंतजाम बहुत चाक चौबंद रहे, और इसी का नतीजा है कि मतदान केंद्रों को लेकर कोई शिकायत नहीं आई। जो पोलिंग पार्टीज थी उनको कोई परेशानी का सामना, पोलिंग पार्टी जब आई तो उनका जिस तरीके से उत्साह देखते बनता था। उन्होंने जिस ढोल तमाशे के साथ, ढोल के साथ वहाँ पहुँचे, डांस करते हुए पहुँचे, तो ये एक उत्साह जो उनमें नज़र आ रहा था। क्योंकि हमने देखा था चुनाव ड्यूटी जब लगी थी तो कई लोग जो है वो कैंसिल कराने पर भी पहुँचे, लेकिन हमने उनमें ये भी देखा है कि कई बुजुर्ग जो है वो अधिकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में तैनात थे। देखिए, चुनाव ड्यूटी को लेकर एक ट्रेंड बनता जा रहा है। इस बार ग्वालियर, जबलपुर के कलेक्टर ने जो निर्णय लिया, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि चुनाव ड्यूटी से लोग बचना चाहते हैं। कोई बुजुर्ग हो, कोई बीमार हो, अगर वो चुनाव ड्यूटी से बचे तो ठीक है, लेकिन कई लोग जो हैं वो चुनाव ड्यूटी करना ही नहीं चाहते। कई लोग मैंने ऐसे देखे जिन्होंने अपने 30-35 साल के सेवा काल में कभी चुनाव ड्यूटी की नहीं। उनके लिए प्रशासन ने बिल्कुल कर दिए, ये इंतजाम कर दिया था कि यदि आप मेडिकल प्रस्तुत करेंगे तो पहले हम उसकी तहकीकात कराएंगे, आपको खुद उपस्थित होना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें कंट्रोल में रही इंदौर में, कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया कि लोगों ने बहुत दबाव बनाया हो, नेताओं ने दबाव। अच्छा, प्रशासन का चूंकि रुख स्पष्ट था, ड्यूटी कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए नेताओं की ओर से भी कई बार दबाव बनता है, तो वो भी इस बार नहीं रहा। सर, अगर हम बात करें, आपने लंबे चुनाव कई 95 से आप कवर करते आ रहे हैं, निगम चुनाव को लेकर रहता है, पहले 65 वार्ड थे, अब 85 वार्ड हो गए। समय ज़्यादा लगेगा मतगणना को लेकर? देखिए, समय ज़्यादा लगना है, एक एक मशीन पर सबकी निगाहें रहती है, बहुत ही माइन्यूट वो रहता है। प्रशासन भी नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई विवाद हो। ठीक है, 1 घंटा लेट हो सकते हैं, आधा घंटा लेट हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन भी चाहेगा ना कि व्यवस्थित तरीके से हो, तो समय लगेगा। मुझे लगता है कि महापौर का नतीजा तो देर रात ही आ पाएगा। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर बूथ कम है, तो वो ज़रूर पहले आ सकते हैं। हाँ, देखिए, रुझान तो अभी 2-3 घंटे की मतगणना के बाद ही आने लगेंगे, और कुछ वार्ड जहाँ पे बूथ कम हैं वहाँ के नतीजे मुझे लगता है कि 2-3 बजे तक वहाँ का परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से देख रहे हैं हम कि मतगणना कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाली है, और प्रत्याशियों के साथ साथ महापौर पद के लिए जो चुनाव मैदान में खड़े हैं वो भी जो है वो पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस समय राहुल वावीकर हैं, जिन्होंने लंबे समय जो है वो भाजपा को कवर किया है डीजीआना न्यूज़ के लिए। राहुल, आप लंबे समय से भाजपा कवर करते आ रहे हैं, इस चुनाव मैदान में भी आप बड़े सक्रिय रहे हैं। किस तरह का दिखा आपको? क्योंकि जो ट्रेंड समझ में आ रहा है वो ये कह रहा है कि इस बार बदलाव नज़र आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा ये सीन बना है, और इस बार का एक मुकाबला जो है वो एक आकलन अगर हम करें तो काफ़ी मुश्किल भरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केडर बेस्ड पार्टी कहलाती है, और ऐसे में ज़मीनी स्तर पर उसकी जो तैयारियां होती हैं वो हर बार काफ़ी पुख्ता होती है। लेकिन इस बार इस तरह का नज़ारा देखने को मिला, इस तरह की स्थिति देखने को मिली जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता जो हैं वो ज़मीनी स्तर तक, यानी ये कहें कि बूथ लेवल तक, सबसे नीचे मतदाताओं तक नहीं पहुँच पाए।
है। ये एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक जो है वो सामने आया और इसकी बानगी हम कहे जा सकते हैं कि तकरीबन 85,000 से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो अपना वोट डालने से वंचित रह गए। कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि इन मतदाताओं को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी तरफ से जो मतदाता पर्चियां हैं उसका वितरण कर दिया जाता था, लेकिन इस बार किसी भी घर में ये मतदाता पर्ची का वितरण नहीं हो पाया। लेकिन राहुल, भाजपा हमेशा बूथ पर स्ट्रांग रहती है और इस बार उन्होंने त्रिदेव की एक नई परिभाषा प्रारंभ की थी। बूथ पे बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारी, इस तरह से त्रिदेव की परिभाषा गठित की थी। क्या वो त्रिदेव आपको मैदान में नजर आया? बिल्कुल, ये कहा जाएगा कि ये जो व्यवस्था थी, या ये कहें कि ये जो एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी त्रिदेव की, वो पूरी तरीके से विफल कही जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो गठन किया गया था, बूथ त्रिदेव का जो गठन किया गया था वो राहुल, रोकेंगे आपको। महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला हमारे साथ हैं। संजय भाई, किस तरह का चुनाव लड़ा आपने? कहा जा रहा है कि सिर्फ भाजपा वर्सेस संजय शुक्ला चुनाव रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इंदौर का मैं बेटा हूं और मेरे माँ बाप, मेरा पूरा परिवार लड़ रहा था, तो मेरे परिवार के रूप में, सब कांग्रेस के रूप में जो मेरे साथ लोग करता काम कर रहे थे, और पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़ के इंदौर में ऐसा कोई नेता नहीं आया जो चुनाव। इतनी ज़रूरत क्या थी? अरे 20 साल की सरकार आप थी, 20 साल के मेयर आप थे, 20 साल 30 साल संसद आपके, विधायक, पार्षद, सब कुछ होने के बाद भी भारतीय मुख्यमंत्री को 4-4 दिन इंदौर में रहना पड़ रहा है। इससे सब जाहिर होता है कि इंदौर की जनता को नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी के हमारे मेयर भी बनेंगे, पार्षद भी बनेंगे। संजय जी, आप बिल्कुल तय मान के चल रहे हैं कि इंदौर अभी कुछ घंटों बाद इंदौर के नए महापौर के रूप में आपकी ताजपोशी हो जाएगी। नतीजा भले ही लेट नाइट आए, लेकिन दोपहर तक रुझान स्पष्ट हो जाएगा। क्या कारण है ऐसा? क्या लगता है आपको कि आखिर इंदौर की जनता संजय शुक्ला को क्यों मौका देगी? संजय शुक्ला मौका इसलिए देगी, इंदौर उनका बेटा है, उनके परिवार के रूप में लड़ता है कि उस परिवार के रूप में जो विधानसभा हो या पार्षद के रूप में चुना है, जहाँ भी हो, सुदामा नगर हो या बाणंगा हो या विधानसभा एक के अंदर, उस बेटे ने वो काम करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं बना। कोरोना महामारी के अंदर पूरे हिंदुस्तान के जितने बीजेपी के विधायक हों अपने अपने घर में मोबाइल बंद कर बैठे हुए थे, बंद, ये मरने से नहीं डरा। उनको मालूम ये बेटा हमारे परिवार की रक्षा करेगा, वो इंदौर शहर का विकास करेगा, इसलिए पूर्ण विश्वास है कि मेरा इंदौर मेरा परिवार है, मुझे लाखों वोटों से जिताएगा। लेकिन संजय भाई, सिर्फ बात कही जाती है, आप सिर्फ कोरोना की बात करते हैं, इसके अलावा विकास के नाम पर या कोई और उपलब्धि आपके नाम पर नहीं। भाजपा का ये कहना है, भाजपा ने कहा है कि हमने पिछले 20 सालों में शहर को जो है वो तेज विकास दिया है, तो उसमें कहीं टेम्पो से मेट्रो की बात चल रही है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने क्या विकास नहीं करा, उनसे पहले आप ये पूछें। मैंने जो मेरे विधान बोरिंग कराना था 20 साल में वो बोरिंग नहीं करा पाए। जो नर्मदा लाइन 9 वार्ड में मैंने डलवा दी। मैंने इंदौर की जो स्कूल हैं वो मैंने बनवा दी। अरे इनके विधायक, इनकी सरकार होने के बाद पार्षद, मेयर, संसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होने के बाद इंदौर शहर के लिए बस्ती क्या काम करा, ये जवाब तो जनता देगी। जनता ने वोट बंद कर दिया। इनके परिवार के जहाँ लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोल रहे हैं, अरे उनके परिवार के महिला को पूछ लो जाके, 3 दिन पानी नहीं आ रहा, महीने में 3 दिन पानी नहीं आ रहा, सफाई नहीं हो रही है, लाइट नहीं हो रही है, अवैध कॉलोनी वैध नहीं हो रही है। अरे खुद पूछ लें कि उनने क्या विकास करा है। ये इंदौर नंबर 1 बनाए हैं, तो ये जितने परिवार के लोग खड़े इनने बनाया है, इन अलग से पैसा दिया है। उसके अलावा इन्हें गीला कचरा अलग रखा है और सफाई में तो रात दिन मेहनत करी, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, उनके घर में बीमार हो गए, उन्हें नंबर 1 बनाया। इनने एक भी उपलब्धि बता दी होता बताएं। 20 साल से इनकी सरकार है और 20 साल के होने के बाद भी मुख्यमंत्री को 3 दिन इंदौर पढ़ना पड़ रहा है, राष्ट्रीय महामंत्री को इंदौर में गली गली घूमना पड़ रहा है, और केंद्रीय मंत्री को इंदौर में गली गली घूमना पड़ रहा है। इसका मतलब उन्हें विकास नहीं किया तो घूमना पड़ रहा है। अरे काम करते होते तो घूमना नहीं पड़ता। आज विधानसभा एक के अंदर मैं नहीं घूमा, पूरे शहर में इसलिए घुमाऊँ कि मुझे 1 नंबर का पूर्ण विश्वास था कि मैंने विकास करा है और मैंने काम करा है। अरे आप इनको चैलेंज करता हूँ, अरे आज से 30 साल पहले मैंने कॉलोनी विभेद कराई, उसके बाद एक भी कॉलोनी की विभेद करा पाया? ये मेरा विकास है। आपका विकास क्या है? संजय भाई, पिछली परिषद का कार्यकाल इस चुनाव का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, और ऐसा कहा जाता है कि पिछली परिषद के कार्यकाल में जितना इस शहर का आम आदमी परेशान हुआ है वो कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि इस शहर के जनप्रतिनिधि, आम आदमी परेशान होता रहा और इस शहर के जनप्रतिनिधि मौन रहे। इस पर आपका क्या कहना है? एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, विधायक हो या मतलब मंत्री हो, इंदौर शहर में जब हमारे बुजुर्गों को गाड़ी में भर के सिपरा मैया फेंकने गए, जब एक भी सामने नहीं आया। इंदौर के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर कई नगण्य अधिकारी पकड़ा है, उसमें एक अधिकारी बोलने नहीं आया। इंदौर के अंदर कोई विकास की बात हो उसके लिए बोलने नहीं आया। इंदौर के लिए मुख्यमंत्री रोज आते हैं, हफ्ते में एक बार, कभी उन्होंने मुद्दा उठाया कि हमको ये काम करना चाहिए या हमारा अधिकारी काम नहीं कर रहा, हमारा ये काम नहीं कर रहा, मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ।
अरे आप माँ भी अपने बच्चे को जब दूध मांगता है, जब पिला के मांगता है जब पिलाती है, पर इन्होंने आज तक अपने पिताजी से कोई चीज़ नहीं मांगी इंदौर शहर के लिए। तो क्या विकास करा होगा? इंदौर शहर में लाखों करोड़ों रुपया जो इनके पास रखा हुआ है वो वही मांगने की कोशिश नहीं करी इनने। डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि हमारा टिकट कट जाएगा। टिकट तो अभी भी कटना है। आप देखिए ITA अध्यक्ष देवास के बिठा दिए, जो महापौर चुनाव में वो एक वकील साहब थे उनको लगा दिया, अगली बार आपका टिकट भी कटना तय है, क्योंकि आपने जनता काम नहीं करा और जनता उनको मालूम है हम किसी को खड़ा कर देंगे गधे को भी, तो हमारे पार्टी साथ में जीत जाएगा। इस नगर निगम के बारे में एक बात पूरे प्रदेश में मशहूर है और वो ये कि इस नगर निगम को नौकरशाह चलाते हैं। और दूसरी बात, इस शहर के जनप्रतिनिधियों के बारे में ये मशहूर हो गई है कि इस शहर के जनप्रतिनिधि अफसरों से साठगांठ कर लेते हैं और उसके कारण जनता के हितों की तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इंदौर में भ्रष्टाचार का आतंक मचा हुआ। एक कलर पकड़ाता हो, एक अधिकारी पकड़ाता हो, उसको लाखों करोड़ मिल रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो जनता का पैसा है। ये ठेकेदार से मिलकर, अधिकारी मिलकर, नेता मिलकर, तीनों अपने अपने घर बनते हैं। जो पार्षद नहीं बनता, जो स्कूटर पर आता है वो कार में पहुंच जाता है, कार से बंगले में पहुंच जाता है। तो ये पैसा कहाँ से जनता को से लूटा जाता है? ये जग जाहिर है, सबने देखा हुआ। जिस मोहल्ले का पार्षद हो, जिस मोहल्ले के अपने जनप्रतिनिधि हो, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये सब जाहिर है कि इंदौर के अंदर सिर्फ लूटा गया है। परंतु मैं इंदौर से लूटने नहीं दूंगा। भगवान की दुआ से मेरा सब कुछ है। मैं इंदौर का विकास करके दिखाऊंगा। आपने सब कुछ है इस बात पर, तो आपने ये भी कहा कि मैं 5 फ्लाईओवर भी जो है वो अगर महापौर बना तो अपने पैसे से बनाऊंगा। 3 महीने के अंदर फ्लाईओवर का काम चालू हो जाएगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ कि इंदौर की जनता के सामने जब मुख्यमंत्री भीख मांगने आए थे, अरे उनकी सरकार के पास पैसे खत्म हो गए थे, बच्चों को खिलौने के लिए पैसे खत्म हो गए थे, तो 1 घंटे के अंदर 8 करोड़ रुपये इकट्ठा करके दिया। इसका मतलब इंदौर में दानवीर लोग हैं। इंदौर कोरोना महामारी के अंदर जब बाईपास में लाखों लोग बीमार पैदल जा रहे थे, उन्हें खाने के लिए उन्हें लाखों करोड़ रुपये दिया। इंदौर है दानवीर के लिए। इंदौर के अंदर कुछ भी काम हो तो इसलिए पैसा है। अरे इनको भारतीय जनता पार्टी को जब 15 करोड़ रुपये इनको जरूरत थी इनके सतत अभियान के लिए, वो दिया। उसके अलावा जब इनको जरूरत पड़ी, इंदौर के लोगों को लूटा गया इनने। इसे मैं तो इंदौर शहर का विकास करने जा रहा हूँ और इंदौर शहर का उदाहरण पूरे देश के अंदर जाएगा कि इंदौर के लोगों ने मिलकर इंदौर के ब्रिज बनाए। ऐसे ही उदाहरण उससे बनेगा तो पूरे इंदौर के अंदर ट्रैफिक तो सुधरेगी और अन्य काम होंगे। संजय भाई, आपकी बात पे हम मान लेते हैं कि आप इंदौर के महापौर होने जा रहे हैं। इंदौर के महापौर के लिए यदि जनता ने आपको मौका दिया तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी महापौर के रूप में? अब फिलहाल तो अभी मैं ये रहेगी कि इंदौर जरा सा पानी गिरने तालाब बनता है तो उसको सबसे पहले तत्काल शुरू करना है कि अधिकारी अपने घर में बैठे रहते हैं, उनसे काम कराना है कि इंदौर शहर में पानी नहीं भरना चाहिए। देखिए, अभी 2 दिन में पानी गिरा तो ऑफिस जो दुकान में जो बरसों से पानी नहीं गया उसमें भर गया, कॉलोनी में पानी भर गया। ऐसा क्यों? सबसे पहले मुझे वो दूर करना है। उसके बाद पानी की व्यवस्था करना है, क्यों 6 महीने बाद पानी की फिर दिक्कत आना है। तो उसका प्लान मुझे आज से ही करना है। पानी की प्लान करूँगा और ट्रैफिक की व्यवस्था करूँगा। ट्रैफिक में 1 महीने के अंदर मैं अपने ब्रिज बना रहा हूँ, परंतु मुख्यमंत्री घोषणा करके गए कि इंदौर में 11 ब्रिज बनाऊंगा, तो उनसे 6 महीने के अंदर 11 ब्रिज की ओपनिंग कराऊंगा। क्योंकि आप बोल के गए कि आप इंदौर के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इंदौर में बोल गए मैं 11 ब्रिज बनाऊंगा, तो उनसे पीछे नहीं हटने दूंगा। वो कैसे भी उनसे 11 ब्रिज बनाऊंगा, ट्रैफिक की व्यवस्था कराऊंगा। संजय भाई, ये जो सज्जन खड़े हुए इन्होंने पीले कलर की टी-शर्ट पहन रखी है और आपके पूरे चुनाव में पीली गैंग एक बड़ा चर्चित शब्द रहा, उसको लेकर अब आपका क्या कहना है? सबसे पहले पीली गैंग आतंक था। देखो, आप परसों भी दिखा हुआ आपने, में गया तो पीली गैंग का आतंक, बेचारे व्यापारी हो, किसान, अपने दुकानदार हो, वो अपने बरसों की जो माता पिता बना के गए वो दुकान तोड़ के अपने रास्ता दे रहे हैं। उसके बाद में उनको डराया जा रहा है, उनको FSI नहीं दी जा रही है, उनका मकान बनने जा रहा है तो 10 लाख रुपए नक्शे मंजूर के लगे 1000 फीट पे। तो इस पीली गैंग का आतंक है, इस आतंक को सबसे पहले दूर करना है। इससे व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, ठेले वाले परेशान है, घर वाले, हर आदमी परेशान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। और हमारे जो कैंडिडेट सामने, संजय भाई, बीजेपी भी बोल रही है कि आप ना तो वार्ड से जीत रहे हैं आपके खुद के, ना विधानसभा से। अरे बोलने वाले पहले मैदान में आज तक चुनाव तो लड़े, एक चुनाव नहीं लड़ा है उनने, और वो अपने वार्ड की बात कर रहे हैं। अरे उनके वो जीतना नहीं होता तो इतने मुख्यमंत्री 3 दिन पड़े हुए, ज्योतिराज सिंधिया इंदौर पड़े हुए, कैलाश विजयवर्गीय की महामंत्री होने के गली गली घूम रहे हैं, 4 लोग नहीं मिल रहे, विधायक गली गली घूम रहे हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे वार्ड की बात नहीं कर रहे आप, तो अपनी बात आप कितने मतों से जीत का दावा करते हैं? अरे उनके वहाँ तो उनके कैंडिडेट लाने के नहीं है। ITA अध्यक्ष देवास से लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं। वो जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं बचे, नेता नहीं बचे, एक वकील साहब को उठा के लिया है, उन्होंने कैंडिडेट बना दिया। तो मेरे तो बात छोड़िए, मैं तो जनता की सेवा करते आ रहा हूँ और अभी भी करूँगा, कल भी करूँगा, करता रहता हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ। मेरे जनता को बताने की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जिसने बोला है मैं उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट तो मुझे यहाँ से मिलेगा, मेयर का मिलेगा, मैं उससे ले लूँगा, आपकी जरूरत नहीं है। आप कितने मतों से जीत का दावा करते हैं? कितने मतों से चुनाव जीत रहे हैं आप? इंदौर का परिवार का बेटा हूँ, तो आप समझ लीजिए कोई भी परिवार अपने बेटे को अधूरा आशीर्वाद देते हैं। पूरे परिवार ने आशीर्वाद दिया तो मैं लाखों वोटों से जीतूंगा।
तो बिल्कुल जिस तरीके से संजय शुक्ला दावा कर रहे हैं कि वो इस चुनाव में जो है वो लाखों मतों से जीत दर्ज करेंगे। सर इनके दावों पर आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि इंदौर का चुनाव बहुत कश्मकश वाला चुनाव है ना, और इंदौर के चुनाव को लेकर किसी भी तरह का आकलन अभी नहीं किया। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जो मैं मतगणना के बाद से ही कह रहा हूँ कि इंदौर का नतीजा अप्रत्याशित रहेगा। इंदौर इसमें सार इस नतीजे का छुपा हुआ है कि इंदौर का नतीजा अप्रत्याशित रहेगा। बहुत कश्मकश वाला चुनाव है। संजय शुक्ला ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पूरी ताकत लगा दी है और उनकी पूरी कोशिश है कि इस नगर निगम में जो 20 साल से सत्ता भारतीय जनता पार्टी के, उसको तोड़ा जाए, कांग्रेस की सत्ता बने। भारतीय जनता पार्टी पंच मारना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कहना है कि जब हम 4 बार चुनाव जीत चुके हैं तो हम 5वां चुनाव भी हम जीतेंगे। उनका कहना है कि हमारे कार्यकाल में हमने इस नगर निगम को कई उपलब्धियां दिलवाई है, उन उपलब्धियों के कारण जनता हमें प्रतिसाद देगी। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी इस दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और कहीं न कहीं वो हमारे साथ है। संजय शुक्ला को फ़ायदा उनकी उम्मीदवारी काफ़ी पहले घोषित होने का भी मिला है। तो ये तमाम तथ्य हैं जिसको कांग्रेस अपने फेवर में मान रही। लेकिन मतदाता के मन की थाह लेना इस चुनाव में बहुत आसान काम नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद 9 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है, स्ट्रांग रूम खुल चुका है, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी, तो पूरा परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा कि कौन इंदौर का अगला महापौर बनने जा रहा है या पार्टी किसे 85 वार्डों में जनता किसे पार्षद के रूप में काम करने का मौका दे रही है। बिल्कुल, हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक आ रहे हैं। अभिषेक, लंबे समय से कांग्रेस कवर करते आ रहे हैं और इस चुनाव में भी पूरे समय कांग्रेस के कांग्रेस के प्रत्याशियों को आपने कवर किया है। क्या अभिषेक परिदृश्य सामने नजर आ रहा है? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस अब तक शून्य थी नगरीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में, लेकिन इस बार अच्छा कुछ करने की स्थिति में कांग्रेस दिखाई दे रही है। और इसमें सिर्फ कांग्रेस की अच्छाई नहीं बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन की कमजोरी भी रही, जिसके कारण कांग्रेस को एक चुनौतीपूर्ण मुकाबले में अवसर प्राप्त हुआ है। हम बात करें आज से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि इंदौर जैसे बीजेपी के गढ़ में महापौर प्रत्याशी को लेकर इतनी ज़्यादा फाइट की स्थिति या कड़ा संघर्ष हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये हुआ। इसके पीछे कहीं ना कहीं कमलनाथ की ये स्ट्रेटेजी भी रही जिससे कांग्रेस को फ़ायदा मिला कि प्रत्याशियों का चयन जो आज से तकरीबन 8 महीने पहले किया गया था, जब यहाँ पर हमने देखा कि कोविड की दूसरी वेव के बाद में चुनाव की तैयारियों की एक गुंजाइश बनी थी, उस समय एक बड़े कार्यक्रम में संजय शुक्ला के नाम की मोहर विजयलक्ष्मी साधु ने लगा दी थी और उसके बाद से वो लगातार सक्रिय रहे। जबकि बीजेपी का टिकट प्रत्याशी में कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्याशी एक योग्य प्रत्याशी बीजेपी ने दिया, नाम वापसी के एक दिन पहले नाम वापसी के एक दिन, नामांकन के एक दिन पहले। लेकिन इसमें प्रवीण जी दिक्कत ये पड़ी कि इंदौर जैसे इतने बड़े शहर में आपको जनसंपर्क का उतना मौका नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दिया, तो ऐसे में जो तमाम बड़े दिग्गज नेता थे बीजेपी के, उन्हें साधना भी पुष्यमित्र भार्गव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें 3-4 दिन उनके ज़ाया हुए। उसके बाद में जैसे जैसे जनसंपर्क आगे बढ़ा, उन्होंने पूरी अपनी तरफ से अटेम्प्ट दिया है, चूँकि एक बीजेपी का गढ़ है इंदौर, इसलिए एक एज तो बीजेपी को मिलना लाजमी है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक इंदौर में वापस लौट कर आता है, खासतौर पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, 3 और 5 में, तो ये बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी कहलाएगा। अभी संजय शुक्ला यहाँ मौजूद थे, वो चर्चा कर रहे थे। उनका कहना है कि वो लाखों मतों से जीत दर्ज करेंगे। उनके दावे में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, लाखों मतों से जीत वाली दावे की सच्चाई को तो मैं पूरी तरीके से नकारूंगा, क्योंकि ये जो मुकाबला है कहीं ना कहीं एक कश्मकश भरा है और इसमें जीत हार का अंतर जो है 50,000 के अंदर रह सकता है। क्योंकि हम देखिए इंदौर का महापौर और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ट्रेंड देखें तो सिर्फ मालिनी गौड़ के सामने जब अर्चना जायसवाल थी तब वो लाखों मतों से जीतने में सफल हुई थी, लेकिन उसके पहले के हम तीनों चुनाव देखें तो हम देखेंगे कि एक जो हार जीत का अंतर रहा, मार्जिन रहा, वो कम रहा। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नगर निगम के खिलाफ जो पिछले 1.5-2 साल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उसका लाभ उठाने में संजय शुक्ला ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासतौर पर एक पीली गैंग का जो उन्होंने शब्द दिया था वो लोगों के जहन में बसा है और उसका असर ये रहा कि कहीं ना कहीं जो बस्ती वाले इलाके थे, उसके साथ साथ में मध्यम वर्ग वाले इलाके थे, जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दुखी थे, तोड़फोड़ की जो तौर तरीके थे उसको लेकर भी आपत्ति थी, लोगों में आक्रोश था। अब वो कितना वोट में कन्वर्ट हुआ है अब से कुछ घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चुनाव जो वेंटिलेटर पर कांग्रेस मौजूद है उसके लिए ऑक्सीजन देने का काम जरूर कर जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का जो मिलेगा तो क्या 15 से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि 2015 में 15 कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आए थे, 5 निर्दलीय में से 2 उन्होंने बाद में मिक्स किए थे। तो क्या ये 15 का आंकड़ा अब और बढ़ता नजर आएगा इस चुनाव में?
देखिए 2015 में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे तब देश मोदी लहर पर सवार था। हालांकि अभी भी उसके हम लोग देख रहे हैं कि वो हवा लगभग कायम है। और 2015 का ऐसा चुनाव रहा जब हम कवर करने जाएं तो कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए लोगों ने दरवाजे तक नहीं खोले थे, ये सच्चाई है। बावजूद उसके कांग्रेस 15 सीटें लेकर आई थी। तो इस बार तो हालात भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़े से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, मुफीद दिखाई दे रहे हैं, वोट बैंक बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो सीटें तो कांग्रेस की प्रवीण जी बढ़ रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन बागी कितना असर डालेंगे अभिषेक, क्योंकि चुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से 22 ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं निर्दलीय के रूप में जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रवीण जी, जितना मैंने ये चुनाव को कवर किया है मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव सिंबल से बाहर हो गया था। ये चुनाव कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आ गया था। तो जब व्यक्तिगत चुनाव आ जाता है तो लोग उसे पसंद करते हैं जिसकी छवि ठीक हो, जिसके मिलनसारिता हो, जो मुलाकात करने में आसानी से उपलब्धता जिसकी रहती है। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए परेशानी निर्दलीय करेंगे, क्योंकि कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका व्यक्तिगत जनसंपर्क बहुत तगड़ा और वही उनका आत्मविश्वास भी है। हालांकि दूसरी तरफ हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल की है, वहाँ पर भले ही सामने सेबोटेज नहीं हुआ है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीठ पीछे जबरदस्त सेबोटेज हुआ है और उसमें का असर कितना परिणामों पर आता है ये अब से कुछ ही देर में प्रवीण जी हमारे सामने होगा। तो कांग्रेस इस बार आपको मजबूत स्थिति में नजर आ रही 2015 के मुकाबले? जी हाँ, बिल्कुल। ये अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर 2015 की अपेक्षा कांग्रेस इस बार कहीं ना कहीं गेन करती दिखाई दे रही है। अभी कितना गेन कर पाती है, बीजेपी के किले में कितनी सेंध लगाती है, ये अब समय बताएगा हमें। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार को ज़्यादा समय मिला, बीजेपी के प्रत्याशी को अधिक समय नहीं मिला और उनको पहचान का भी कहीं ना कहीं अभाव था, ये नुकसानदायक है बीजेपी के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी को इंदौर जैसे अपने गढ़ में प्रयोग से बचना चाहिए था, और अगर इस तरह का प्रयोग करना था तो जो आपके प्रत्याशी हैं उन्हें समय थोड़ा अतिरिक्त देना था। आपको याद होगा प्रवीण जी, जब चुनाव के पहले पुष्पमित्र भार्गव इंदौर प्रेस क्लब में आमने सामने कार्यक्रम में आए थे तब उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, और जब कल हमने आमने सामने कार्यक्रम में देखा तब उनके अंदर एक परिपक्वता दिखाई दे रही थी। तो ये जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं राजनीतिक तौर पर जिस क्षेत्र में हम लोग सक्रिय दिखाई देते हैं तो उसका असर आपके हाव भाव पर दिखाई देता है। और अब उमेश शर्मा जी भी बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ पर बिल्कुल उमेश जी आ गए हैं, क्योंकि इनकी टिप्पणी जो है, इनकी प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। बिना इनकी प्रतिक्रिया के चुनाव मुझे लगता है अधूरा सा रहता है। उमेश जी, अभी थोड़ी देर पहले संजय शुक्ला दावा करके गए कि वो लाखों मतों से जीत दर्ज करें। द्वापर काल से संजय के भाग्य में यही लिखा है कि केवल वो धृतराष्ट्र को युद्ध का वृतांत सुना है। तो कमलनाथ जी धृतराष्ट्र तो सिंहासन पे बैठे थे, कमलनाथ जी बैठे हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ के। और मैंने तो कल कमलनाथ जी को आग्रह भी करा है कि इस समय कांग्रेस पार्टी को हेलीकॉप्टर की नहीं है, राजनीतिक रुग्णता की शिकार कांग्रेस को एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो संजय भाई की नियति यही है कि वो धृतराष्ट्र को युद्ध का वृतांत सुनाएंगे और पूरे कुरुवंश के नाश का हाल शाम तक मालूम हो जाएगा। लेकिन ये शाम तक बात अगर हम करें तो पिछली बार से सभी जगह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अधिक से अधिक सीट लेकर आ रही है पार्षद में। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और प्रत्येक राजनीतिक दल का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी विजय का दावा करे। अब कौन हताहत होगा और कौन जय होगा इसका निर्णय अंततः जनादेश से प्राप्त होता है, मतादेश से होता है। और हमें लग रहा है कि 5वीं बार भी जो इंदौर महानगर की जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है क्वार्टर बेस्ड पार्टी है, संगठन मजबूत है, बूथ पर मजबूत है। इस बार त्रिदेव की भी परिभाषा थी, लेकिन वो त्रिदेव कहीं बूथ पर हमको नजर नहीं आया। नहीं, अभी आपको त्रिदेव जब ईवीएम की गणना प्रारंभ होगी तो आपको शाम तक दिखाई देगा कि चारों तरफ कमल ही कमल की क्यारियां खिली हुई है। ये त्रिदेव के परिश्रम और पसीने का ही परिणाम है। अगर ये परिश्रम होता तो वोट का प्रतिशत बढ़ जाता। बूथ का जो कार्यकर्ता है वो मतदाताओं को निकाल कर लाता है, वो नहीं निकाल पाया। नहीं, ऐसा सबने किया और कठोर परिश्रम करा, उसका परिणाम प्राप्त होगा। बिल्कुल उमेश जी को अभी मतगणना स्थल पर जाने की जल्दी है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि धरने पर कौन, संजय शुक्ला यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। हम जानेंगे कि क्यों वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, कारण क्या है वो धरने पर बैठने का। जिस तरीके से देख रहे हैं कि जी धरने पर बैठ गए हैं संजय शुक्ला, महापौर पद के प्रत्याशी हैं, महापौर पद के प्रत्याशी, महापौर पद के प्रत्याशी। आप देखिए लगातार आर्ग्यू कर रहे हैं, लगातार आर्ग्यू कर रहे हैं पुलिस से। तहसीलदार
अपर कलेक्टर पवन जैन यहाँ पर पहुंचे हैं। विवाद की स्थिति में कुछ बना है सीन। अपर कलेक्टर पवन जैन पहुंचे हैं, वो पूछेंगे कि क्या कारण है, कारण क्या है, जिस तरीके का हंगामा हुआ है। चेकिंग के दौरान रोके जाने से नाराज हुए थे संजय शुक्ला, और जिस तरीके से विवाद हुआ है, चेकिंग के दौरान रोके जाने से महापौर प्रत्याशी नाराज हुए हैं। नाराज होने पर वे अपनी आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। बदतमीजी हुई है, यहाँ पर रोका कैसे होता है? यहाँ रोक दिया नहीं जीतना तो यूँ बोल दो हमको। गुंडाराज चल रहा है ये रोका कैसे? यहाँ पर रोका नहीं। सर एक मिनट, हम माफी मांगेंगे उसके बाद। अपर कलेक्टर पवन जैन खुद पहुंचे हैं। अपर कलेक्टर पवन जैन खुद पहुंचे हैं मौके पर। वे समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं कि महापौर पद के प्रत्याशी को वे समझा बुझाकर अंदर प्रवेश कराए, क्योंकि जांच के दौरान कुछ विवाद सामने आया है। उनका कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने महापौर पद के प्रत्याशी के साथ बदतमीजी की है, जिसके चलते ये विवाद उत्पन्न हुआ है। और आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, जो यहाँ पर काउंटिंग एजेंट पहुँचे हैं उनमें भी आक्रोश है। हालांकि अपर कलेक्टर मौके पर पहुँचे हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हैं, और वे समझाइश देकर जिस तरीके से उन्हें अब मतगणना कक्ष तक ले जा रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि विवाद फिलहाल थम गया है। प्रवेश जो है वो संजय शुक्ला ने कर लिया है अंदर। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विशाल पटेल, विधायक है देपालपुर से। इस बार जो चुनाव रहा है वो कांग्रेस, संजय शुक्ला बनाम बीजेपी रहा है। संजय शुक्ला ही मैदान में नजर आए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो पदाधिकारी या विधायक या वो उनके साथ मौजूद नहीं रहे। ये सरासर गलत है। पूरी कांग्रेस पार्टी संजय शुक्ला जी के साथ में थी। मैं खुद मौजूद था, हमारे शहर अध्यक्ष मौजूद थे, अनेक नेता इंदौर शहर के माननीय जीतू पटवारी जी से लगाकर अनेक नेता ऐसे थे जो लगातार पूरे शहर के अंदर घूम रहे थे। ये सरासर गलत है कि कांग्रेस पार्टी संजय शुक्ला जी के साथ में नहीं, संपूर्ण कांग्रेस संजय शुक्ला जी के साथ में है। और इंदौर का चुनाव निश्चित तौर पर इस बार नया आयाम आएगा, संजय शुक्ला जी महापौर बनेंगे। परिणाम में बदलाव के क्या प्रमुख कारण आप? मैं तो दुर्भाग्य समझूंगा अगर इंदौर शहर की जनता यहाँ के भ्रष्टाचार से, यहाँ की पीली गैंग से, और कहीं ना कहीं अगर यूँ देखा जाए तो इंदौर शहर के अंदर पिछले 3 वर्षों से अधिकारी काम कर रहे थे। अधिकारी जो कार्य कर रहे थे वो निरंतर पूरा इंदौर की जनता उनके साथ में थी, इसलिए नंबर 1 3 साल से लगातार आ रहे थे। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं जो कमियां दिख रही थी, अगर कोई जन सेवक जिसका पेट भरा हो जैसा संजय शुक्ला, अगर वो खुद अपनी जेब से 5 पुल बनाने के लिए तैयार है, तो ऐसे जन सेवक को अगर मौका जनता नहीं देती तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य रहेगा इंदौर का। आप ग्रामीण राजनीति में दखल अधिक रखते हैं, शहरी क्षेत्र में उतना दखल नहीं रखते, लेकिन रहते यही हैं। क्या परिदृश्य नज़र आ रहा है आपको? पार्षद के लिहाज से बात कर रहा हूँ। ये सरासर ही गलत है। ये निश्चित तौर पर है कि मैं जिले की राजनीति भी करता हूँ, साथ में शहर की भी करता हूँ। इंदौर नगर निगम के 3 वार्ड मेरे विधानसभा में भी आते हैं, तो पूरा दखल अंदाजी पूरे शहर के अंदर रहती है। और निरंतर हम लोग जो प्रयास करते हैं, जो काम करते हैं, वो शहर हित में करते हैं। रही बात पार्षद हित की, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य था कि पिछले 3 वर्षों से अधिकारी इस नगर निगम को चला रहे थे, जिनके सोच समझ की बड़ी कमी थी उनमें। और एक जन नेता जो निस्वार्थ कोई काम करना चाहता हो, ऐसा इस व्यक्ति के पद के ऊपर बैठना चाहिए था। लेकिन भाजपा की मनमानी थी जो इस कारण से यहाँ इस पद पर नहीं बैठ पा रहे थे, और लगातार निरंतर चुनाव आगे बढ़ाए जा रहे थे। दावा क्या करते हैं आप? महापौर के लिए भी बात करूंगा और पार्षद पद के लिए भी बात करूंगा। हम निश्चित तौर पर परिषद बनाने जा रहे हैं
संजय शुक्ला जी महापौर के पद पर आज काबिज होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसे जन सेवक और कोरोना योद्धा माननीय संजय शुक्ला जी पूरे टीम के साथ, पार्षदों की पूरी टीम के साथ आधे से अधिक पार्षद हम जीतेंगे और निश्चित तौर पर हम यहाँ काबिज भी होंगे। बिल्कुल, जिस तरीके का दावा विशाल पटेल कर रहे हैं कि इस बार भाजपा की बजाय कांग्रेस जो है वो परिषद पर काबिज होगी। इस समय हमारे साथ एकलव्य सिंह भी मौजूद है। हम जानेंगे 4 नंबर की राजनीति को लेकर इस बार बड़ी कही जा रही कि 4 नंबर में जो भाजपा का गढ़ है वो कहीं ना कहीं तिलिस्म में जो है वो टूट गया है। अब ये मीडिया को मसाला चाहिए रहता है तो ठीक है, आप लोग चलाते रहते हैं। हम परिणाम आने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप यहीं मिलेंगे, बाहर फिर बात करेंगे। क्या परिणाम आपके लिहाज से? मैं 4 नंबर, क्योंकि आप लगातार पूरे समय सक्रिय रहे हैं, 4 नंबर में क्या स्थिति नजर आई आपको? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत रहेगा और 13 के 13 वार्ड हम जीतने वाले हैं। जी, लेकिन विरोधियों या जो अगर हम बात करें कांग्रेसी, और हमने फौजिया शेख हलीम से भी बात की थी, अभी उनका कहना है कि मालिनी गौड़ जी ने सिर्फ 4 नंबर की ओर ध्यान केंद्रित किया, बाकी जो है वो शहर की ओर विकास की ध्यान नहीं था। वो परिणाम आने के बाद उनको भी स्पष्ट हो जाएगा। और पिछले 5 साल में जो निगम परिषद सभी पार्षदों और महापौर जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व विकास कार्य पूरे शहर में जो हुआ है, और उसकी चर्चा केवल शहर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश भर में इंदौर की चर्चा है। आज सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड लगातार 5 बार मिलना, सुव्यवस्थित विकास होना, मालिनी गौड़ जी के कार्यकाल में ही हुआ है। जी हाँ, और सभी पार्षदों ने जिस प्रकार से पिछले 5 साल में मेहनत की है अपने अपने वार्डों में और विकास को नीचे तक पहुंचाया है, उसका परिणाम निश्चित रूप से हमको चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो वो जो अयोध्या कही जाती है, वो अयोध्या सुरक्षित है? अयोध्या तो हमेशा ही सुरक्षित है, भगवान राम का आशीर्वाद है अयोध्या पे, तो क्यों नहीं सुरक्षित है। तो बिल्कुल, जिस तरीके से एकलव्य सिंह बता रहे हैं कि अयोध्या इस बार भी सुरक्षित रहेगी, और जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो उस दौरान जो है वो नतीजे बताएंगे कि क्या स्थिति रही है। इस समय हमारे साथ दीपक जैन हैं चर्चा करने के लिए, युवा हैं। दीपक जी, हमने देखा भाजपा ने बड़े टिकट काटे, आपका भी टिकट जो है वो काट दिया है। अधिकतर 40 नए लोगों को मौका दिया है। कहीं कुछ विरोध के स्वर ज़्यादा उठेंगे कि जो सीटिंग पार्षद रहे हैं उनके टिकट काट दिए? देखिए, बात टिकट देने की जो रही है वो हमेशा भाजपा में एक परंपरा है कि नए लोगों को अवसर दिया जाता है, और कोई टिकट कटने से कोई दुखी नहीं है, और कोई बहुत हमको ऐसा नहीं लग रहा। हमने तो जो पार्टी ने काम दिया वो कर रहे हैं लगातार, और पार्टी ने जब हमको अवसर दिया, पूरी पार्टी ने काम किया, पार्टी ने अब किसी और को अवसर दिया, हमने उनके लिए काम किया है। तो ये जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सदैव चलने वाली परंपरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और इस संगठन के माध्यम से जो भी प्रत्याशी आता है, पार्टी पूरी एकजुट होकर के उसके लिए चुनाव लड़ती है। लेकिन कई जिनके टिकट कटते हैं उन्होंने काम भी नहीं किया और विरोध भी भारी अपना दर्ज कराया है, उनमें कहीं आपका भी नाम आता है कि आपने भी जो है वो पार्टी संगठन को ताक पर रखते हुए काम नहीं किया? भाई साहब, मैं लगातार आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रवीण भैया कि जिस दिन से पार्टी ने जहां लगाया उस दिन से वहां पर काम कर रहा हूं, और मैं ही नहीं, जो भी पार्टी हमारी जिनका भी टिकट नहीं मिल पाया, वो सब जिन्होंने जहां पार्टी ने जिम्मेदारी दी, चाहे व्यवस्थाओं में दी हो, वार्डों की दी हो, या अन्य कहीं जवाबदारी दी, वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण रूप से उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो 40 नए जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं वो जीत के परचम लहराएंगे? हमारे 85 में से 85 पार्षद पूरे जीतने वाले हैं। जो संगठन ने हमारी रचना बनाई है, जो काम हमारी पिछले महापौरों ने किया है, हमारी निगम परिषद ने किया है, तो उसका परिणाम आपको इस चुनाव में दिखने वाला है। लगभग पिछली बार का रिकॉर्ड महापौर के प्रत्याशी भाई पुष्यमित्र भार्गव तोड़ने वाले हैं, और उससे भी अधिक मतों से जीतकर इंदौर फिर से एक बार विकास की ओर आगे बढ़ेगा। यानी 3 लाख मतों से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। इस दावे के पीछे ठोस आधार क्या है? हमारा संगठन और उसके किए गए काम, और हमारी परिषद के द्वारा किए गए काम। लेकिन आपका संगठन और त्रिदेव बूथ पर कहीं नजर नहीं आया, जिसका कहीं ना कहीं आपकी प्रवीण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी वार्ड की बैठक हुई हो, हर वार्ड की बैठक में उस त्रिदेव ने ही पूरी व्यवस्थाओं को संभाला है। चाहे हमारा बूथ का संयोजक हो, चाहे हमारा बीएलओ हो, चाहे महामंत्री हो बूथ का, उन लोगों ने इस पूरे परिणाम जो आने वाला है उसको मूर्त रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो बिल्कुल
दीपक जैन जो कहते हैं वो उनका कहना है कि त्रिदेव ने मजबूती से बूथ संभाले हैं, जिसका कुछ ही देर में जब परिणाम सामने आने लगेंगे उससे जानकारी लगेगी कि कितना मजबूत काम इन त्रिदेव ने किया है, बूथ पर वे कितने मजबूत रहे हैं। और परिणाम जब सामने आएंगे तो इनके दावों की भी जो है वो कहीं ना कहीं सामने दावे भी सामने आएंगे। अभिषेक फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक से हम जानेंगे कि इस बार जो परिणाम है वो क्यों चौंकाने वाले होंगे। देखिए, चौंकाने वाले परिणाम इसलिए आएंगे क्योंकि संजय शुक्ला को एक अच्छा टाइम मिला जनसंपर्क के लिए। दूसरा, इस बीच में जो टाइम मिला उसको इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बीजेपी समय नहीं मिला कि जनता से इंटरेक्ट हो पाते, नया चेहरा था, संवाद कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया। और दूसरी तरफ मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि नगर निगम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था। अब वो वोट कन्वर्ट कितना होता है वो आने वाले समय में बताएगा, लेकिन माहौल इस बार जो था वो बीजेपी के लिए उतना ज़्यादा, जैसे हम एक तरफा मानते हैं कि 5 बजे बाद ये पहला चुनाव, मेरे ख्याल से प्रवीण जी आप भी देख रहे होंगे कि नगरीय निकाय चुनाव में 85 वार्ड में किसी एक वार्ड में भी मतदान के बाद ढोलक की आवाज़ नहीं आई। नहीं तो आमतौर पर जो एक वो उत्साह जो वो था, वो जोश खरोश ढोल धमाके के साथ अपना प्रदर्शित करते थे। और उसमें कई ऐसे वार्ड रहते थे जो जहां पर लगभग तय होता था कि वो वॉक ओवर है और उसके बाद में मतगणना के बाद ढोल बजने थे। लेकिन ये एक ऐसा चुनाव रहा जिसमें 5 बजे बाद कहीं पर भी कोई किसी भी, ना कांग्रेस ना बीजेपी, कांग्रेस तो हम मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी तक के भी किसी भी एक वार्ड में भी दिखाई नहीं दी कि कोई भी प्रत्याशी दावा कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं अच्छी मात्रा। अभिषेक, वार्ड में से 34 वार्ड पर इस बार आम जन पार्टी ने जो है, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। क्या सीन आपको नजर आता है, क्योंकि सरकार है आम आदमी पार्टी की, कई राज्यों में उनके प्रतिनिधि भी चुन आए हुए हैं। उनकी परीक्षा में आदमी के प्रत्याशी को हम बैठा हुआ देखें। ये आपने, क्योंकि वार्ड क्रमांक 81 में एक बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट जो खड़े हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में है। और अगर जो हम लोग वहां पर देख कर आए हैं, बंजारा समुदाय से आकर अगर वो आप में डाइवर्ट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार नगर पालिका निगम में हम कांग्रेस प्रतिनिधि को वहां पर जनता की तरफ से अपनी, लेकिन इतना पार्टी भी गेन इस तरीके से आम आदमी पार्टी को अपनी उम्मीद दिखाई दी। उसी का असर रहा कि अरविंद केजरीवाल ने वहां पर रोड शो किया। वो रोड शो में जो भीड़ उमड़ी उसने कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पेशानी पर बल ला दिया है। तो इतना जरूर है कि इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी इस खुलने में कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन ये चिंता की बात बीजेपी से ज़्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में, हमने पंजाब में भी देखा कि कांग्रेस का विकल्प बनती जा रही है। मैंने पिछली बार आपसे सवाल भी किया था अभिषेक कि बागी कितना असर डालेंगे। कांग्रेस में तो बागी है ही, बीजेपी भी इस बार बागियों की भरमार है। 24 जो है वो बागी चुनाव मैदान में खड़े हैं, जो भाजपा का टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान, और इस बार निर्दलीयों की संख्या भी बहुत अधिक है। 114 निर्दलीय जो है वो चुनाव मैदान में। देखिए प्रवीण जी, निर्दलीय आप अगर हम देखें तो संख्यागत लिहाज से कुछ वार्डों में, लेकिन अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी अपनी भूमिका सेबोटेज के तौर पर निभाते हुए दिखाई दे रहे थे। साफ तौर पर वो हम 85 वार्ड के में पूरे लगभग वार्डों में हम जहां पर होके आए हैं, वहां पर बीजेपी में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, या तो उन्होंने टांग खिंचाई में कोई कसर नहीं रखी है या फिर वो घर से भी नहीं निकले हैं। वार्ड क्रमांक 66 की हम बात करें, कंचन गिदवानी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी की तरफ से, गुरजोत सिंह गिल कांग्रेस की तरफ से। वहाँ पर 22 उम्मीदवार निर्दलीय थे, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी अभी भी इतना काम कर रहे थे। तो परेशानी की वजह, और यही नेता अब से 1.25 महीने पहले लीड है वो 2.5 लाख 2 लाख से ऊपर जाएगी तक सीमित होगी। 5 निर्दलीय चुनकर आए थे, 65 बीजेपी थे, 15
निर्दलियों की संख्या इस बार बढ़ेगी, क्योंकि निर्दलियों में कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमने देखे। मांगीलाल रेडवाल जो 4 रूप में जीत चुके हैं, कमल यादव जो मतों से जीते थे, इस बार चुनाव मैदान में है। तो अपना खुद का वजूद प्रभावी है, तो क्या उनमें से निर्दलियों की संख्या बढ़ती नजर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये चुनाव हार दिखाई दिया, यहाँ व्यक्तिगत चुनाव दिखाई दिया, जिसको लगता था कि ये व्यक्ति उस चीज़ के लिए केवल है, लोगों ने उसे चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बात हम निर्दलीय करें तो निर्दलीय भी आ सकती है, क्योंकि में सबसे बड़ा गणित प्रवीण बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए समस्या खड़ी कारी रहे हैं, वजनदार नाम है और भागीरथपुरा में, लेकिन हम इसी वार्ड की बात करें तो गोरा वहां पर नजर आता है। पुराने सीनियर लीडर हैं और कभी अब तक वो